हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का बीए 6th सेमेस्टर मेजर पेपर 10 इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में जैसे कि हम ऑलरेडी आपको ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, नेचर, स्कोप, इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यानी आप ऑलरेडी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या होता है। जहाँ इससे पहले जो थ्योरी क्लास हुआ था उसमें हम ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। और उसके बाद उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन नहीं करवाया गया था। तो अब आपका सब्जेक्टिव क्लास शुरू हो चुका है। आई नो कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो चलिए अब हम आपका क्लास शुरू कर चुके हैं। तो आपको डेली क्लास अटेंड कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाकर के वहाँ से पीडीएफ ले लेना है। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, यानी आज इसमें क्या होगा कि हम आपको एग्जाम्पल के साथ और इमेज भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए सब कुछ। तो क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट देखने वाले हैं, प्लस में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र लिखिए। ये सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा, तो ये आपको तो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो इसमें आपको लिखना है कि आज के समय में कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। ये आपको भी पता है कि हर देश एक दूसरे पर क्या होता है कि डिपेंडेंट होता है, वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, कोई हर एक दूसरे पर आश्रित ही होता है। सभी देश वस्तु, सेवाएं और तकनीक और पूंजी का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, जो आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो इन सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये था आपका डेफिनेशन, तो ये आपको याद कर लेना है। और भी यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा, तो यहाँ पे दिया गया है परिभाषा, ये आपको रीड कर लेना है। यहाँ शॉर्ट में भी दिया गया है कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको इमेज के थ्रू भी समझाया जाएगा। तो भारत अमेरिका को दवाई निर्यात करता है और अमेरिका से आधुनिक मशीनें आयात करता है। यानी भारत क्या करता है कि मेडिसिन बेचता है और अमेरिका से क्या करता है कि अमेरिका से मशीन लेता है। इस व्यापार का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब अगला है स्कोप। स्कोप भी आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो स्कोप भी आपको लिखना है। पॉइंट नंबर ऐसे पॉइंट कर करके आपको लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। तो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात का अध्ययन ही इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आयात और निर्यात का मतलब क्या होता है। तो आयात का मतलब क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आयात। आयात यानी इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट कहा जाता है इंग्लिश में, IMPORT, इम्पोर्ट, ठीक है। वहीं दूसरा है निर्यात। निर्यात का क्या मतलब था? निर्यात का मतलब था एक्सपोर्ट, यानी जब एक देश दूसरे देश से सामान बेचता है तो उसको हम निर्यात कहते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंग्लिश में कहा जाता है, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं कि भारत अमेरिका को दवाई और चाय बेचता है तो उसको हम कहेंगे निर्यात। और जब भारत अमेरिका से मशीनें और हवाई जहाज खरीदता है तो उसको हम कहेंगे आयात। और यही सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो हम यही पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आयात और निर्यात के बारे में ही पढ़ते हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है उसमें। दूसरा है आपका विदेशी मुद्रा विनिमय, यानी फॉरेन एक्सचेंज की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया और विनिमय दर का अध्ययन, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें यही चीज़ पढ़ा जाता है कि कैसे एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदला जाता है।
और विनिमय दर का अध्ययन इसमें किया जाता है। आसान भाषा में बोले तो भारत में क्या होता है कि भारत में रुपया चलता है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। डॉलर कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है। तो यदि भारत को अमेरिका से सामान खरीदना है तो रुपये को डॉलर में बदलना होगा। मान लीजिए कि $1 बराबर मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा, $1 बराबर 85 रुपया होगा। तो इस तरीके से क्या करना होगा कि करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर किसी मशीन की कीमत मान लेते हैं कि $100 है, ठीक है, तो भारत को लगभग 85,000 रुपया देना पड़ेगा। 8500 देना पड़ेगा, 85,000 नहीं। इसी को हम कहते हैं विदेशी मुद्रा विनिमय, इसी को कहा जाता है। एक मिनट, हो गया। तो अब तीसरा पॉइंट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीसरा स्कोप आपको लिखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी देश ने विदेशों से कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया, इसका पूरा हिसाब, इसका जो पूरा लेन देन रखते वो देश क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि इसका पूरा लेन देन का हिसाब रखती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे घर में आय और खर्च का हिसाब रखा जाता है, वैसे ही देश भी विदेशों के साथ होने वाले सभी पैसों का हिसाब रखता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि निर्यात से पैसा आया या फिर आयात पर पैसा कितना खर्च हुआ, विदेशी से कितना निवेश मिला, ये सब। तो इन सब का रिकॉर्ड भुगतान संतुलन ही कहलाता है। तो जब हम इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, लेन देन का हिसाब रखते हैं, तो उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब अगला है पॉइंट नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय निवेश यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि जब एक देश दूसरे देश से पैसा, जब एक देश दूसरे देश में पैसा लगाता है और उद्योग खोलता है या व्यवसाय में निवेश करता है यानी इन्वेस्टमेंट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री खोलती है तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है यानी FDI कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि सैमसंग या फिर टोयोटा जैसी विदेशी कंपनी भारत में अगर कारखानाएं लगाती है तो इससे क्या होगा कि इससे रोजगार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो इसी को हम कहेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये आपको याद रखना है। अब अगला है व्यापार नीति, 5वां पॉइंट है ट्रेड पॉलिसी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि सरकार आयात और निर्यात को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से नियम बनाती है, यानी इनको कंट्रोल में रखने के लिए कौन कौन से नियम बनाए जाते हैं। सरकार क्या करती है कि सरकार तय करती है कि कौन सा सामान आयात होगा, यानी कौन सा सामान हम बेचेंगे और कौन सा सामान हम खरीदेंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो नियम बनाई जाती है उसी को हम ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि सरकार विदेशी खिलौनों पर अधिक शुल्क यानी टैरिफ अगर लगा दे तो लोग भारतीय खिलौने अधिक खरीदेंगे। अगर ज़्यादा उस पर टैरिफ लगा रहेगा तो लोग क्या करेंगे कि विदेशी चीज़ नहीं खरीदेंगे, वो भारत के अंदर की चीज़ें सस्ती चीज़ें ही खरीदेंगे। तो इसको हम कहेंगे ट्रेड पॉलिसी। अब अगला है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जब कई देश मिलकर के व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाते हैं तो इसी को हम बोले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यानी कुछ देश आपस में क्या करते हैं कि समझौता कर लेते हैं कि वे एक दूसरे के साथ आसानी से व्यापार करेंगे, तो उसी को हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, EU की अगर हम बात करें, तो EU में कई यूरोपीय देश मिलकर के क्या करते हैं कि व्यापार करते हैं और सहयोग आपस में सहयोग बढ़ाते हैं। तो इससे व्यापार और आसान भी हो जाता है और तेज हो जाता है। अब अगला पॉइंट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि विश्व की आर्थिक संस्थाओं का कार्य और महत्व, यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ संस्थाओं का नाम दिया गया है, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी कुछ संस्थाओं का अध्ययन करते हैं हम इसमें।
तो WTO यहाँ पे दिया गया विश्व व्यापार संगठन हिंदी में कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो दुनिया के देशों के बीच व्यापार के नियम बनाता है और व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाने में मदद करता है। तो ये WTO का काम है। IMF की बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि जिन देशों को आर्थिक संकट होती है उन्हें ये क्या करता है कि ऋण और वित्तीय सहायता देता है यानी लोन देता है ये IMF। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है तो विकासशील देशों को सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी विकास परियोजनाओं के लिए सहायता देता है। तो ये सहायता देता है, सड़क बनाने में सहायता करता है, बिजली, शिक्षा प्रोवाइड करवाता है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन अब है आपका 8वां पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन यानी दुनिया के देशों का व्यापार, तकनीक, निवेश और सेवाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना, इसी को हम कहेंगे वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। सब क्या होते हैं कि इन सब माध्यम से आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो आज दुनिया पहले से कई अधिक जुड़ गई है, लोग आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत में एप्पल के फ़ोन बिकते हैं या फिर अमेज़न से विदेशी का सामान घर तक पहुंच जाता है। भारतीय IT कंपनियां विदेशों के लिए काम करती है। ये क्या है, ये सब है आपका वैश्वीकरण का एग्जाम्पल। अब अगला है डिस्कस्ड, हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बस आपको यहीं तक लिखना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बस आपको यहीं तक लिखना है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व की विवेचना करना है आपको। तो इसमें आपको लिखना है कि वर्तमान समय में विश्व के सभी देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर है। वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक, श्रम का आदान प्रदान लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये देशों के बीच आर्थिक संबंध, व्यापार और विकास को समझने में सहायता करता है। तो आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज लिख दिया गया है। पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने में ये क्या करता है कि सहायता करती है। तो ये हमें बताता है कि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा का कैसे आयात और निर्यात होता है और व्यापार से देशों को क्या लाभ प्राप्त होता है, ये हमें बताता है। अब दूसरा पॉइंट है, आर्थिक विकास में भी सहायक होता है। कैसे होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश से उद्योगों का विकास होता है, उत्पादन भी बढ़ता है और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, जिससे देश की आर्थिक विकास में सुधार आता है। तीसरा पॉइंट है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक, यानी निर्यात बढ़ने से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग आवश्यक वस्तु के आयात तथा विकास कार्यों में किया जाता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें मिलती है विदेशी मुद्रा, उससे हमारी कंट्री को लाभ मिलता है। तो वो चीज़ हम उस पैसों का हम क्या करते हैं, या फिर आयात के लिए उपयोग करते हैं या फिर कंट्री के डेवलपमेंट के कार्यों में हम उपयोग करते हैं। तो रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होता है। पांचवा पॉइंट है, आधुनिक तकनीक का आदान प्रदान भी होता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग, जीवन स्तर में सुधार भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और वैश्वीकरण को समझने में सहायता भी देता है, सरकारी नीतियों के निर्माण में उपयोगी। तो ये कुछ 10 पॉइंट जो कि आसान भाषा में लिखा गया है, तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आपको यहाँ तक लिखना था। तो लॉन्ग क्वेश्चन बस 2 ही पूछा गया था इसमें। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट में आपसे पूछा गया वही बात, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मीनिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
कैसे लिखना है आपको यहाँ पे देख लीजिए अच्छे तरीके से। ऑलरेडी हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बार बार समझाने की ज़रूरत भी है। तो ये यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखना है। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अ ब्रांच ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स? क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की शाखा है? तो जी हाँ है। यहाँ पे आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जो मनुष्य तथा समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक, तो समय के साथ अर्थशास्त्र की कई शाखाएं विकसित हुई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो अब जो आपका सवाल पूछा गया था उसका हम आंसर देंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की शाखा है? तो ये सवाल पूछा गया था, तो उसका हम आंसर देंगे हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह विभिन्न देशों के बीच होने वाले आर्थिक संबंध, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर FDI या फिर विदेशी मुद्रा विनिमय या फिर भुगतान संतुलन या व्यापार नीतियों का क्या करता है, अध्ययन करता है। ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ सामान्य अर्थशास्त्र किसी एक देश की उत्पादन, उपभोग, आय, रोजगार और मूल्य जैसी आर्थिक समस्या का अध्ययन करता है। यानी सामान्य अर्थशास्त्र क्या करता है कि इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या करता है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच जो आर्थिक गतिविधि होती है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करती है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और सामान्य अर्थशास्त्र इन दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ इसकी विशेषता दी गई है, जो आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया ताकि अगर विशेषता पूछा जाए तो आपको लिखना है पॉइंट वाइज ही। इसी तरीके से आपको आंसर भी लिखना है, ये नहीं कि पन्ना भरने लगे। पन्ना भरने से कोई फायदा नहीं है, आपको लॉजिक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये विभिन्न देशों के बीच व्यापार का अध्ययन करती है और विदेशी मुद्रा विनिमय रेट का विश्लेषण करती है, भुगतान संतुलन का अध्ययन करती है, FDI अंतर्राष्ट्रीय निवेश पूंजी प्रवाह का अध्ययन करती है, वैश्वीकरण, इन सब संगठनों का भी भूमिका होता है। तो ये सब बात आपको इसमें लिखना है। उदाहरण भी यहाँ पर दे दिया गया है, ये भी आपको रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आपको यहीं तक लिखना था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। वही बात फिर से पूछा गया है आपसे, शॉर्ट में पूछा गया है, स्कोप आपको देना है। तो स्कोप अभी हम आपको तुरंत समझा चुके हैं, पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप यहाँ से। इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे दिया गया है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, वही बात आपको फिर से लिखना है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग में एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट में भी आप आसानी तरीके से वही क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है अगर सेम क्वेश्चन पूछता है तो कुल 9 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो 9 पॉइंट आपको इसमें लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बस यहीं तक लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व लिखिए। तो वर्तमान समय में क्या होता है कि वर्तमान समय में विश्व के सभी देश व्यापार, निवेश, तकनीक तथा आर्थिक सहयोग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देश क्या होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसकी बहुत सारी विशेषता है जो कि आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि इसमें इसकी क्या क्या विशेषता है, जिस वजह से इसका अध्ययन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व यहाँ पे दिया गया है, जो कि हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, पर फिर भी हम आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने में यह क्या करती है कि हमारी सहायता करती है। आयात निर्यात कैसे होता है, इन सब चीज़ों को समझने में हमारी मदद करती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी देती है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायता देती है। अवसरों में वृद्धि, रोजगार में भी वृद्धि होता है। आधुनिक तकनीक का विकास भी करती है।
संसाधनों का उचित उपयोग करना बताती है। यानी प्रत्येक देश अपनी क्षमता, उपलब्धि, संसाधन के अनुसार ही उत्पादन करता है, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। मतलब जिस देश की जितनी क्षमता है वो उसी अकॉर्डिंग अपनी उत्पादन करता है, जिससे क्या होता है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। जीवन स्तर में सुधार। तो जीवन स्तर में सुधार कैसे आता है? तो विदेशी से गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। मतलब विदेश से जो सामान आता है उसमें क्या होता है कि इंडिया में कुछ सामान बनाया जाता है और कुछ विदेशी सामान भी हमारे इंडिया में बिकता है। तो उसे क्या हो जाता है कि लोगों को, यानी उपभोक्ताओं को, तो लोगों को क्या हो जाता है कि बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ये है इंडिया में बना है, एक प्रोडक्ट ये विदेशी से आए, तो इससे क्या हो गया कि लोगों को बहुत सारा चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं लोगों के पास। तो इससे जीवन में क्या, जीवन स्तर में सुधार आता है। वैश्वीकरण को समझने में सहायता। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, सरकारी नीतियों के निर्माण में उपयोगी होता है। तो यहाँ तक आपको ये आंसर लिखना था। जैसा कि हम आपको वीडियो में बोल चुके हैं शुरुआत में ही कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करवाया गया था, बाकी सारा करवा दिया गया है। 11-12 का बचा हुआ है वो भी करवा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कथन, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र समाजशास्त्र का एक विशेष संदर्भ में अध्ययन है, निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन किसका है? ये जो कथन लिखा गया है ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ये लिखा गया है चार्ल्स किंडलबर्गर के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन में हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको याद रहे कि ये वाला आंसर होगा। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे भी लिख दिया गया है ताकि आपको पीडीएफ में कोई भी दिक्कत ना हो। पीडीएफ आप इजीली फ्री में जा कर के आप ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आपका कोई कोर्स चलता है क्या, कितना पैसा लगेगा, ये वो। तो मेरा कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर जो भी हो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। तो आपको जा कर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको वहाँ से पीडीएफ आसानी तरीके से मिल जाए। बाकी जो भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो कमेंट में बता देना है। तो अब वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगला चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के। सब्जेक्टिव क्लास ऑलरेडी आपका शुरू हो, बाकी जो भी सब्जेक्ट का बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जल्दी हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना है।